गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आपका जो है कॉमर्स स्टडी विद डॉक्टर आलोक सर, ये हमारा चैनल है, इस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स का तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी और पर्सन। प्रयास करूंगा कि इतना जो है 4 कवर हो जाए, ठीक है। तो आइए समय वेस्ट ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको जो है समय पर लेक्चर मिल जाए। और जब आप लगातार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो खो जाता है और आपको जो है क्रम से वीडियो नहीं मिल पाता है। वैसे मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो आप प्लेलिस्ट में जो है लगातार वीडियो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। असेसमेंट ईयर, देखिए असेसमेंट ईयर को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। जिस वर्ष टैक्स लगाया जाता है या जिस वर्ष टैक्स कंप्यूटेशन किया जाता है उसी को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में जो है डेफिनेशन दिया गया है कि असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on first day of April every year at it is the year in which income earned in the previous year is charged to tax। यानी कहने का मतलब यह है कि असेसमेंट ईयर 12 महीने के उस पीरियड को कहा जाता है, उस अवधि को कहा जाता है जो प्रतिवर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब समाप्त हो जाएगा, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2024-25, ये पूरा क्या माना जाएगा, 1 वर्ष माना जाएगा। महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि ये कितने दिन का होता है, पीरियड ऑफ 12, और हमेशा स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलेशन विद द प्रीवियस ईयर इज फॉल इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद होता है। तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2025-26 है, कितना है, 2025-26, ये क्या होगा हमारा प्रीवियस ईयर का। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 26 और 27, ठीक है, 26 और 27 ये असेसमेंट ईयर होता है। लिखा है पर्पज, क्या पर्पज होता है असेसमेंट ईयर का, तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो फिर में आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रीवियस असेसमेंट ईयर जो है कितने दिन का होता है, 12 महीने का होता है और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, निर्धारण करना। असेसमेंट ईयर का मतलब कर निर्धारण वर्ष, यानी जिस वर्ष में टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाएगा, लगाया जाएगा, उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। किसी को कोई शक, समझ में आ गया। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, तो जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, या इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का जो समय होता है, जो वर्ष होता है, उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर मींस, यानी कि प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले होता है, यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इट मींस कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही चीज है, ठीक है। लिखा है इनकम अर्न इन द ईयर इज द एसेस इन द नेक्स्ट ईयर, यानी जिस वर्ष आप इनकम कमाते हो उस पे गणना कब होती है, अगले वर्ष में होता है। तो कमाने वाला वर्ष कौन सा कहा जाएगा, प्रीवियस ईयर, और टैक्स देने वाला वर्ष कौन सा कहा जाएगा, असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। या टैक्स निर्धारण वर्ष किसको कहा जाएगा, असेसमेंट ईयर। लिखा है इन ईयर विच इनकम अर्न इज नो प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस वर्ष हम इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। देखो अर्न मतलब कमाना होता है, उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज assessed known as assessment year, और जिस वर्ष जो है इस इनकम का निर्धारण किया जाता है, असेस्ड किया जाता है,
उस वर्ष को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। कह रहा है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर यानी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज प्रीवियस ईयर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। कह रहा है कि प्रत्येक एसएससी के लिए ये कंपलसरी है कि उसे जो है फाइनेंशियल ईयर का पालन करना जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और समाप्त तो कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो किसी भी कोई भी एसएससी है उसे जो है प्रीवियस ईयर के रूप में जो है फाइनेंशियल ईयर को ही लेना होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इतना समझ गए? अब है फाइनेंशियल ईयर। जानते हैं फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही चीज होता है। फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 और सब सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लास एक्ट 1897 ए फाइनेंशियल ईयर मींस, यानी क्या कर रहा है? ए फाइनेंशियल ईयर मींस ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से क्या होगा? कमेंस होगा, प्रारंभ होता है। इट्स पीरियड ऑफ 12 मंथ, और कितने दिन का होता है? 12 दिन। जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च, जो अगला वर्ष का 31 मार्च होगा, उस वर्ष में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखा है प्ले ड्यूअल रोल, यानी कह रहा है ये दो तरह का रोल प्ले करता है, एक असेसमेंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। एग्जांपल के तौर पे दिया है फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24, असेसमेंट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर 22-23, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? 22-23 माना जाएगा। वैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आज कितना तारीख है? 20 हाँ, आज है 21 जनवरी 2026। तो ये जो किताब है ये थोड़ी सी पुरानी है। आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा 2025-26 और असेसमेंट ईयर होगा 2026 और 27। ठीक है बच्चों, लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो 3 बातें इसमें कही है। क्या कहा है? एक, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, यानी अगर कोई नया बिजनेस सेटअप होता है या कोई नया प्रोफेशन सेटअप होता है या फिर कोई आपका इनकम का नया स्रोत आ जाता है, तो उस कंडीशन में प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया और आपने पढ़ा कि डिफिनीशन में ये लिखा है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमारे असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का वर्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं। अब उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो 12 महीने का होगा या 8 महीने का, ऐसा कुछ नहीं कहा। असेसमेंट ईयर में बोला है कि ये 12 महीने की उस अवधि को कहा जाता है जो 1 अप्रैल से शुरू होके और 31 मार्च को समाप्त होता है। असेसमेंट ईयर में तो बोला है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं बोला, बस बता दिया कि जब आपका असेसमेंट ईयर होगा ठीक उसके पहले का प्रीवियस ईयर होगा। उसका रीजन क्या है? देखिए, प्रीवियस ईयर वो वर्ष होता है जिस वर्ष हम इनकम जनरेट करते हैं। अब मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का स्टार्ट अगर 1 अप्रैल से होता है तो कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग अपनी दुकान 1 तारीख से शुरू करें, ऐसा तो है नहीं, है ना? या इनकम कमाना जो है 1 अप्रैल से ही शुरू करें, ऐसा भी नहीं है। कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कभी भी कोई अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है, किसी के पास इनकम के नए स्रोत कभी भी आ सकते हैं। तो क्या इस बेसिस पे अगर उसमें लिख देता कि नहीं 1 अप्रैल से ही माना जाएगा, तो कोई अगर बीच में कमाता तो कह देता तो आपके लॉ में तो लिखा ही नहीं, तो हम टैक्स नहीं देंगे। बात समझना, इसीलिए ऐसा कोई बात उसमें नहीं लिखा गया जो टैक्स कंप्यूटेशन करने में बाधा उत्पन्न करे। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका नया सेटअप बिजनेस, यानी आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो जिस डेट को स्टार्ट करोगे उस डेट से लेके और 31 मार्च तक का जो समय होगा वही उस साल या उस वर्ष का प्रीवियस ईयर माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने जो है जुलाई 1 2025 को एक दुकान किया, ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर इस वर्ष, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 25-26 होगा।
प्रीवियस ईयर क्या होगा 25 26, 25 2025 और 26। लेकिन ये पूरा वर्ष तो हुआ नहीं, तो प्रीवियस ईयर लिया जाएगा जुलाई 1 से, जुलाई 1 2025 से मार्च 31 2026। तो कितने महीने हो रहे हैं? केवल 9 महीने है ना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने दिन हुआ? 9 मंथ हुआ है ना। तो इस साल इस बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर होगा वो केवल कितने दिन का होगा? 9 मंथ। अगर मान लो 1 जनवरी 2026 को प्रारंभ किया, कब किया? 1 जनवरी, यानी कि जनवरी 1 2026, तो इसका प्रीवियस ईयर कितने दिन का होगा? जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 महीने का ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा। इसी तरह से कोई प्रोफेशनल सेटअप हुआ, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, तो आपने जो है अपना जो फर्म बनाया उसका उद्घाटन कब किया? 1 अप्रैल, ठीक है, या उद्घाटन किया 30 सितंबर, या उद्घाटन किया 1 जनवरी, कभी से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर 1 अप्रैल से करोगे तब तो पूरा 12 महीना होगा, 30 सितंबर से करोगे तो 6 महीना होगा, 1 जनवरी से करोगे तो 3 महीने का होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आइए इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप, लिखा है बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द बिजनेस एंडिंग ऑन 31 मार्च दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जिस भी समय से बिजनेस आप स्टार्ट करोगे उस डेट से लेकर के और 31 मार्च तक का ही समय माना जाएगा। यानी सेटिंग ऑफ बिजनेस कभी भी हो सकता है, लेकिन समाप्ति कब होगी? 31 मार्च को ही होगा। समाप्ति कब होगी? 31 मार्च को। इसके बाद है बेटा थोड़ा ऊपर करो कि ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि आय का कोई नया स्रोत उत्पन्न हो जाए, तब उस कंडीशन में प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो कौन सा पर्सन है? सैलरी होल्डर है। सैलरी होल्डर के पास जब ज्यादा पैसा होता है, सरकारी नौकरी करने वाले जब घूस ज्यादा खा लेते हैं तो उनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो उनके पास अन्य कोई विचार तो होता नहीं, तो वो खरीदते हैं जमीन और उस जमीन पे बनवाते हैं ऐसा एक घर, ऐसा घर बनवाते हैं, है ना। तो अब मान लो इस घर को बनवा लिया, अब वो तो ऑलरेडी सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, उसको छोड़ते नहीं, या फिर उनके पास पहले से ही बिल्डिंग होती है, तो इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे कमरे बनवा करके और लोगों को किराए पर दे देते हैं। तो जब किराए पे दे दिए तो आय का एक नया सोर्स जो है इनको मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए घर कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि 1 अप्रैल से ही शुरू किया जाए, किराएदार ऐसे थोड़ी बैठा है कि कोई आया 3 दिन रोड पे रहो 1 अप्रैल से शुरू होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी हो सकता है। तो जिस समय से ये मकान किराए पे उठना शुरू होगा उसी समय से क्या माना जाएगा? ये इनकम का स्रोत जो है आ जाएगा कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए जुलाई 1 से हुआ, जुलाई 1 से लेके कब तक लिया जाएगा? मार्च 31, ठीक है। तो ये भी जो है आपका 9 मंथ का ही हो जाएगा, यानी जब से हो। शुरुआत कभी से हो सकती है लेकिन समाप्ति कब होगा? 31 मार्च को। तो आप समझ गए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, अभी नीचे पढ़ेंगे। आइए नोट्स देख लिया जाए। हम जो पढ़ा रहे हैं ये इंस्टीट्यूट की किताब है, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICMAI, इस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है द above explanation signifies that the first previous year may be period लेस देन 12 मंथ। कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है या ये जानना महत्वपूर्ण है कि जो पहला प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम समय का भी हो सकता है, बट इन एनी केस कैन नॉट एग्जिस्ट द पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन कह रहा है ये किसी भी कंडीशन में 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। हाउएवर नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, कह रहा है कि अगला प्रीवियस ईयर जो होगा वो हमेशा ही ऑलवेज बी पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी पहली बार छूट है कि वो 12 महीने से कम समय का हो सकता है, लेकिन जब एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया और एक बार 31 मार्च आ गया तो प्रत्येक अगला वर्ष जो होगा वो प्रीवियस ईयर जो होगा वो 12 मंथ का ही होगा, 12 महीने का ही होगा। फिर है हो गया। तो कह रहा है किसी भी कंडीशन में जो है प्रीवियस ईयर वो 12 महीने से कम का नहीं हो सकता है, जब तक कि वो न्यूली सेटअप बिजनेस ना हो। अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो वो 12 महीने से कम समय का भी रहेगा, तो जितना रहेगा उतने दिन का ही प्रीवियस ईयर मान लिया जाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा लाइन क्या लिखा है?
लिखा where an SSC has the existing regular income from the various source and he earned income from a newly source during the financial year, his previous year shall commence. अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई व्यक्ति का जो है पहले से कोई रेगुलर इनकम है, ठीक है ना, और वो इसे इनकम अर्न कर रहा है, फिर बीच में एक नया इनकम आ गया, नया इनकम का स्रोत आ गया, न्यू सोर्स इनकम का क्या आ गया, कोई नया स्रोत आ गया, न्यू सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हीज प्रीवियस ईयर शैल बी कमेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहले से एक जो है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ठीक है, एक क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, उससे आप किराए पे मकान दिए हुए, किराए पे आप जो है कमा रहे हो। अब क्या हुआ कि आपने 2 मंजिली बनवा दिया, ठीक है, तो फिर नया स्रोत शुरू हो गया, एक हो सकता है नहीं हो सकता, या उसी मकान में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो एक फंडामेंटल नियम होता है कि प्रत्येक, पहले क्या था कि प्रत्येक इनकम का अलग अलग प्रीवियस ईयर निकाला जाता था पहले, लेकिन अब यह है कि एक बार प्रीवियस ईयर डिटरमाइन हो गया, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर मान्य होगा। ये लिखा है फॉर द एग्जिस्टिंग इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, लिखा है फॉर द न्यू इनकम फ्रॉम द डेट व्हेन ऑफ विच द न्यू सोर्स ऑफ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये देखो हाउस, समझो, मान लो कि ये पहले से एक हाउस प्रॉपर्टी है, अरे तो हाउस बिगड़ गया, चलो ये अमेरिकन स्टाइल में आने आ गया, चाइनीज स्टाइल में ये घर है, चाइनीज स्टाइल में ऊपर से ऐसे है। तो मान लो ये एक ऑलरेडी इनकम का स्रोत है और इससे आप पैसा छाप रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक और आपने यहाँ छोटा सा घर बनवा दिया, ठीक है, छोटा सा घर बनवा दिया या इसके ऊपर बनवा दिया, तो एक नया स्रोत आ गया। तो ये तो मान लो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चल ही रहा है, मार्च 31 तक चल रहा है, लेकिन ये मकान उठा कब से, 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, मार्च 31 तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे हम क्या मानेंगे, ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे यहाँ पर ट्रीट किया गया है, न्यूली सेटअप बिजनेस में जैसे ट्रीट किया गया है वैसे ही ट्रीट किया जाता है। आगे बढ़े बच्चों, लिखा है फॉर न्यू इनकम फ्रॉम द डेट व्हेन which he new source of income come into existence। अच्छा ये तो बता ही दिया। However, the SSC is liable to pay tax on aggregate income for the all sources, therefore all income will be included in the previous year। कह रहा है कि इस तरह से जो है अगर उसके पास कई सारे स्रोत हैं तो सबको इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, और सबका टैक्सेशन जो होगा वो एक ही साथ होगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन किसके एक्सेप्शन है, प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन है। यानी कि एक सामान्य नियम क्या है कि सामान्य नियम यह है कि जिस प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो उसका कर निर्धारण उसके अगले वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर में होता है, यही ना, सामान्य नियम यही है कि जिस वर्ष कमाओगे, यानी कि अगर आप कमाते हो मान लीजिए 2025-26 में, तो इस पे टैक्स कब लगेगा, 2026 और 27 असेसमेंट किया जाए। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां नियम लागू ना हो, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि आप 25-26 में कमाओगे तो असेसमेंट भी इसी वर्ष कर दिया जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर ही क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा, ठीक है, या ये ध्यान रखेंगे जहां सामान्य नियम को हमको ध्यान में नहीं रखना होता है। और इसको क्या लिखा है, लिखा है दिस इज अ जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज चार्ज टू द टैक्स ऑन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। यानी एक सामान्य नियम है कि प्रीवियस ईयर पे जो आपने कमाया उस पे असेसमेंट जो है उसके अगले वर्ष में होता है, फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। हाउएवर इन द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर is assessed in the same year in order to ensure a smooth collection of income tax from the taxpayer who may not be trackable if assessment is postponed till the commencement of the assessment year। यानी कि ये वो परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें
अगर हम असेसमेंट ईयर का इंतजार करें तो फिर उस एसएससी को जो है ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो दोबारा हमें, मान लीजिए इस साल आप कमा रहे, अगले साल आपको टैक्स देना है, अगले साल आप देश छोड़ के भाग गए तब क्या करेंगे, है ना। आप हो तो यहीं पे हो तो हम आपका वेट कर लेते हैं, ठीक है भाई, कि आप अगले वर्ष हमको क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बता देना कितना रुपए टैक्स हुआ है। लेकिन ये कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें एसएससी जो है ट्रैक नहीं किया जा सकता, तो फिर हम टैक्स कलेक्शन करने के लिए नहीं, स्मूथ टैक्स कलेक्शन करने के लिए अगले वर्ष तक का वेट नहीं कर सकते हैं। अब वो कंडीशन है अंडर सेक्शन 172, ठीक है, अंडर सेक्शन 172 लिखा है इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट एसएससी। कैसा एसएससी है, एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया यानी कि अनिवासी, फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। और वो किस तरह का बिजनेस करता है, शिपिंग बिजनेस में। तो शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, उसे एनआरआई होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और दूसरा चीज कि किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, तो शिपिंग बिजनेस करना चाहिए। शिपिंग बिजनेस आप तो समझते हैं, ठीक है, पानी वाला जहाज, वो उस पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जैसे यहाँ पर ट्रक चलता है ना स्थल पे, तो ट्रक वाले को ट्रक पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। इसका मतलब यह हुआ कि गोरखपुर से अगर वो माल लोड किया लखनऊ के लिए तो लखनऊ जाएगा, अगर तो लखनऊ से वापस नहीं आएगा, वो खाली आएगा तो उसका जो है क्या होगा, तेल में जितना कमाया होगा खर्च हो जाएगा, वहां पे वो खड़ा रहेगा। फिर वहां से उसको माल मिल गया मान लीजिए दिल्ली के लिए तो दिल्ली चला गया, दिल्ली से माल मिल गया मुंबई के लिए, मुंबई चला गया, मुंबई से माल मिल गया केरला के लिए, केरला चला गया, केरला से माल मिल गया पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल चला गया। अब ये हो सकता है कि वो 4, 5, 6 महीने तक गोरखपुरी में ना करे, वो इंडिया के अलग अलग जगहों पे क्या करे, भ्रमण करे। वैसे ही शिप के कंडीशन में भी होता है, एक तो व्यक्ति एनआरआई है, भारत का निवासी नहीं है, कि जाके हम उसके मम्मी पापा को पकड़ लेंगे, है ना, उसकी पत्नी को जा कहेंगे बताओ फोन करो तुम्हारा पिया गया रंगून, वहां से नहीं कर रहा है टेलीफोन, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एनआरआई है। और शिपिंग बिजनेस में भी मान लो भारत के किसी पोर्ट से माल लिया और लेके गया कुवैत, अब कुवैत से माल मिल गया सीरिया के लिए तो सीरिया चला जाएगा, सीरिया से मिल गया कनाडा के लिए, कनाडा चला जाएगा, कनाडा से मिल गया रसिया के लिए तो रसिया चला जाएगा। अब ऐसे ही पता चला कई साल नहीं किया तो फिर क्या होगा, जो हमारे देश से उसने पैसा कमाया शिपिंग बिजनेस से, उस पर टैक्स कौन भरेगा, तो हम उससे कहते हैं भैया देखो तुम अभी कमाए अभी हिसाब करो, है ना, और जो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका पेमेंट कर दो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एनआरआई जो शिपिंग बिजनेस में है, वो जो है उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों क्या मान लिया जाता है, सेम मान लिया जाता है। देखिए इसका नीचे एक्सप्लेनेशन किया है कि बस इतना ही दिया है, अच्छा यहाँ दिया नहीं तो व्याख्या नहीं किया है, आओ चलो वही चीज यहाँ लिखा होगा। फिर दूसरा क्या होगा, एक तो समझ में आ गया बच्चों, एक्सेप्शन याद हुआ, क्या एक्सेप्शन है, एनआरआई होना चाहिए और किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, शिपिंग बिजनेस करना चाहिए। तो ऐसे के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम। नेक्स्ट लिखा है इनकम ऑफ ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति की इनकम हु लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली फॉर इन लॉन्ग पीरियड, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत को छोड़ के जा रहा है, लंबे समय तक के लिए जा रहा है, या हमेशा के लिए बाय बाय टाटा करके जा रहा है, परमानेंटली शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए जो भी इनकम उसने जनरेट किया होगा सेम प्रीवियस ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया तो उसके लिए टैक्स के लिए रेट का नोटिस नहीं जारी करोगे। अब कोई व्यक्ति आएगा टैक्स देने, अरे उसे भारत से इतना प्यार होता तो क्या वो भारत छोड़ के जाता, नहीं जाता ना। अपने देश में लोग कमाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, और जब करोड़पति हो जाते हैं तो कहते हैं इंडिया का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे काले काले लोग रहते हैं, आपने खुद फेर लंबी लगा गोरा रुका, ठीक है, और यहाँ बोल देता है कि इंडिया के लोग क्या है, काले, हम नहीं रहेंगे, हम गोरों के बीच में जाएंगे, है ना, वहां जाके अपने काला कहलवाते। तीसरा है इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्मेट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि अगर आपने कोई ऐसे बॉडी का गठन किया जो आप एक निश्चित समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए इनकम जनरेट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में इस कुश्मी चौराहे पे जो है एक क्या बोलते हैं इसको, अरे ठंडी का कपड़े, स्वेटर वगैरह का और जैकेट के लिए 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया।
यहाँ के सीएम जी से, लोकल के सीएम जी हैं, कहा भैया हम आप मिलके क्या करते हैं 3 महीने तक क्या करेंगे, जैकेट का दुकान चलाएंगे। अब गर्मी में तो कोई जैकेट बिकेगा नहीं, 3 महीने का समय खत्म, दुकान खत्म। अब पता चले कि इनकम टैक्स वाला आए, देखे क्या शिवम जैकेट केंद्र। अब आएंगे अगले बार टैक्स लेने, आया तो देखा कि देखा ये तो चाय पकौड़ी दुकान लग गया है, कहाँ गया वो दुकानिया, है ना। तो उस समय दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वो पता करता भैया ये जैकेट की दुकान साल भर तो चलेगी नहीं, तो सीएम जी कहा नहीं इसके बाद तो चाय पकौड़ी चलेगा। तो कहा ठीक है, चाय पकौड़ी के बाद में देखा जाएगा, अभी आप जो कमाए हो उस पर टैक्स दे दो। तो कोई टेम्पोररी बेसिस पे बिजनेस चलता है जो लंबे समय तक नहीं चलता है, उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेम हो जाता है। आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया गया होता है, तो एक निश्चित समय के लिए होता है। एक पुलिया बन गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पुलिया से ठेकेदार से जो है अगर इनकम लेनी है तो उसी समय ले लिया जाता है। फिर लिखा है इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, सेक्शन 155। ये कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स बचाने के पर्पज से अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। लिखा है ना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यानी टैक्स से बचने के लिए ऐसा करता है। तो जब पकड़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बिना पकड़ाए कवर में आएगा नहीं, जैसे ही पकड़ाएगा वैसे ही उससे क्या कर लिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। उसके लिए असेसमेंट ईयर नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नवीसा ने जो है एक कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, या डिवेंचर खरीदा है, इन्होंने 10% डिवेंचर खरीदा है। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है दिसंबर और जून के महीने में। अब जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, अब इनको पता है कि दिसंबर में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बस ये क्या करती हैं, इस डिवेंचर को उठा करके अपने नौकर को बेच देती है ना, अपने नौकर को बेच देती हैं और फिर जनवरी में क्या करती हैं, खरीद लेती हैं। तो पता चल जाता है कि खाली बेचा गया था किसके लिए, कि जो इंटरेस्ट का पैसा मिले वो नौकर के नाम पे जाए, और नौकर जो है टैक्स लायबिलिटी में नहीं आ रहा तो पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यू बिजनेस अंडर सेक्शन 176। यानी अगर कोई बिजनेस है जो लगातार नहीं चलता है, डिसकंटिन्यूअस, कभी चलता है और कभी नहीं चलता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। लिखा है इन दिस द असेसिंग ऑफिसर हैज टू डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि इसके पास विवेकीय पावर होता है, विवेक से अपनी जान बुद्धि लगा करके, है ना। असेसिंग ऑफिसर खुद ही बुद्धि लगाता है कि ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो इस पे टैक्स अभी ले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए। That is, he may assess the income of the same previous year or may wait till the assessment year। कह रहा है ये असेसिंग ऑफिसर के विवेक पे निर्भर करता है, वो ये मान लेता है कि इसी को हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मान लें या अगले असेसमेंट ईयर तक इसका इंतजार किया जाए। शर्त क्या है, डिसकंटिन्यू बिजनेस होना चाहिए। तो कौन कौन सा एक्सेप्शन आपने पढ़ा बच्चों, आपने एक्सेप्शन पढ़ा फर्स्ट कि यदि कोई एनआरआई है और वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होगा, सेम होगा। दूसरा आपने पढ़ा कि कोई व्यक्ति है और वो भारत को परमानेंट छोड़ के जा रहा है ना। अब वो चिट्ठी ना संदेश पता नहीं चला जाएगा किस देश, है ना, तो उस देश में जा रहा है, टेम्पोररी बेसिस पे जा रहा है या परमानेंटली बेसिस पे जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये लंबे समय तक इंडिया में नहीं आने वाला। वो कहता नहीं बस जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है, तो पासपोर्ट वीजा से पता चल जाएगा कि जा रहा है, तो पता नहीं कितने दिन के लिए जाएगा, बशर्ते वो नेपाल के रास्ते न भाग के जाए, है ना। मान लो यहाँ से नेपाल चला जाए तो नेपाल में तो कुछ लगता नहीं है, कहते जा रहे हैं ताश खेल रहे हैं, है ना, वहाँ से दुबई निकल जाए वो अलग बात है। उसके बाद आपने तीसरा पढ़ा था कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो टैक्स बचाने के लिए जो है ट्रांसफर किया जाता है तो उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम माना जाता है। या फिर कोई आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी बॉडी का गठन किया, बॉडी का मतलब कोई फर्म वगैरह निर्माण किया, कोई एग्रीमेंट किया और उससे बिजनेस किया, और वो टेम्पोररी बेसिस पे 2-4 महीने चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, पता नहीं वो आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम माना जाता है। तो एक्सेप्शन याद हुआ बच्चों, याद रहेगा, इस पे एमसीक्यू बने तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, चाहे जैसे भी घुमा के पूछे। आगे बढ़े, अगला है जो है एसएससी, ठीक है। एसएससी को हिंदी में कहते हैं करदाता। क्या कहते हैं, करदाता। कर बड़ा सुंदर लिखा गया जी, है ना, करदाता यानी जो टैक्स देता है उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं।
यानी जो व्यक्ति टैक्स देने के लिए लायबल हो या कोई पेनल्टी देने के लिए लायबल हो या जिसपे कर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए या जिसपे कर की कार्रवाई प्रारंभ करनी है, ठीक है, ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? एसएससी माने जाते हैं। आइए देखते हैं, एसएससी में लिखा है एसएससी मीन्स, अच्छा हमने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मीनिंग होता है, तो मैंने ये कौन सी मीनिंग है एसएससी की? एक्सक्लूसिव मीनिंग है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है, मीन्स लिखा हुआ। इंक्लूसिव होता तो क्या लिखा होता है? इंक्लूड लिखा होता। लिखा है ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, कह रहा है एक व्यक्ति जिसपे कोई टैक्स और अदर सम मनी या कोई अन्य मनी जैसे कि पेनल्टी और इंटरेस्ट इज पेबल अंडर दिस एक्ट irrespective of the fact whether any proceeding under the act has been taken against him or not। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो कोई टैक्स देने के लिए या कोई अन्य मनी देने के लिए क्या हो? लायबल हो इस टैक्स के अंतर्गत, उसे एसएससी माना जाएगा। दूसरा लिखा है एवरी पर्सन, प्रत्येक वो व्यक्ति whom any proceeding under this act has been taken for the assessment his income or loss the amount of refund due to him। यानी कि कह रहा है कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है या उसकी इनकम या लॉस पे या फिर उस पे कोई रिफंड ड्यू है, वो व्यक्ति भी क्या माना जाता है? एसएससी माना जाता है। तीसरा लिखा है पर्सन हूम इज द असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस एंड अदर पर्सन, यानी कोई भी पर्सन जो किसी अन्य व्यक्ति की आय पर टैक्स देने के लिए क्या हो? लायबल हो। अब इनके मन में चल रहा है, किनके मन में? इनके मन में, तुम्हारे मन में, ठीक। इनके मन में चल रहा है कि सर आप तो कहे थे कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है और उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है और उसका बर्डन भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एन अदर पर्सन, यानी किसी अन्य व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ एसएससी जो है कह रहे हैं आप ए पर्सन टू हुम इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस एंड अदर पर्सन, यानी कि जो अन्य व्यक्ति के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे मान लीजिए माइनर है, अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं जा सकता, तो जो उसके गार्जियन होते हैं वो माइनर की इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। वैसे ही कोई लुनेटिक पर्सन है, पागल बेवकूफ इडियट पर्सन है ना, और उसके पास इनकम है, तो उसकी इनकम पे टैक्स कौन देगा? जो उसका संरक्षक होता है वही टैक्स देता है, ठीक है ना। तो जो दूसरे व्यक्ति की इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल है वो भी एसएससी माना जाता है, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रीवियस ईयर ऑफ दिस एक्ट, कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति भी एसएससी माना जाता है जिसे एसएससी मान लिया गया है, डीम्ड टू बी एसएससी, यानी वो एसएससी है नहीं बशर्ते उसे एसएससी के रूप में मान लिया गया है। फिर है ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो गलती से चूक में करदाता हो गया। क्या हो गया? चूक से। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? चूक। चूक मतलब क्या होता है? मिस्टेक। चूक में करदाता, चूक में करदाता, एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रीवियस ईयर दिस एक्ट दैट अ पर्सन, लिखा है जैसे कि एक पर्सन हु वाज लायबल टू डिडक्ट टैक्स बट ही इज फेल्ड टू डू सो शैल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को कहा गया था कि आप टीडीएस काट लीजिएगा, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, और उसने ऐसा नहीं किया, तो इनकम टैक्स कहता है कि जब हमने कहा था कि तुम टैक्स काट के देना, तुमने नहीं किया, तो अब उस पैसे पे टैक्स कौन देगा? तुम दोगे। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट आपका है, सेविंग अकाउंट बैंक है, तो अगर उस पे पूरे साल भर में 10,000 रुपया का ब्याज बनता है, कितने का इंटरेस्ट बनता है? 10, तो इसका 10% जो है टैक्स के रूप में 1,000 रुपया, ये बैंक का कर्तव्य है कि वो 10% काट के 1,000 रुपया सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में जमा करें। अगर बैंक ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और पूरा 10,000 आपको ब्याज का दे दिया, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो क्या माना जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट, और ये 1,000 रुपया किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल में समझ में आया? क्या समझे? कोई ज्यादा तो नहीं समझे ना? आगे बढ़े। आगे टॉपिक है पर्सन, ठीक है। पर्सन कौन होता है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो,
आप देख रहे हो हमेशा पर्सन 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 बोला जाता है। पर्सन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति पर्सन है। अब लिखा है ए टर्म पर्सन इंक्लूड, ये इंक्लूसिव मीनिंग है, ठीक है। इंक्लूड अब क्या क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या माने जाते हैं, पर्सन माने जाते हैं। याद करो कौन कौन, एन इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कौन है, कंपनी, फिर क्या है उसके बाद एओपी बीओवाई, फिर कौन है, लोकल अथॉरिटी, और सातवां कौन सा है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। याद हुआ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी एओपी बीओवाई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये 7 लोग जो है, 7 लोग जो है क्या माने जाते हैं, पर्सन माने जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं है, एचयूएफ का मतलब क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। पहले नोट में कुछ लिखा हुआ है, देखो 1000 रुपए की नोट है, कितने का है, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट द क्राउन कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स, he can be said that unless otherwise specifically mentioned union government cannot be taxed in India. A association of person or body of individual or local authority or an artificial juridical person shall be deemed to be a person, यानी कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को क्या माना जाता है, पर्सन मान लिया गया है। वेदर आर नॉट सच ए पर्सन, चाहे वो पर्सन हो या ना हो, है ना। आर अथॉरिटी और जुडिशियल पर्सन वाज फॉर्मेड आर एस्टैब्लिश्ड आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेराइव्ड इनकम, प्रॉफिट और गेन, यानी इन सभी लोगों को पर्सन के रूप में माना गया है। पर्सन का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है जीता जागता हाड़ मांस का जो है ना, मोनालिसा की आंखों जैसे इंसान ही हो तभी वो क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा, है ना। ये चीज लिखा है फर्म इंक्लूड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी फर्म में जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर व्याख्या दिया गया कि इंडिविजुअल किसे कहते हैं, एचयूएफ किसे कहते हैं और बाकी सब चीजें कहा गया। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला व्यक्ति, है ना, अकेला व्यक्ति। वो राम भी हो सकते हैं, श्याम भी हो सकते हैं, राधा भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं। हम बंसी बजाने को नहीं कर रहे, ठीक। तो इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, ठीक है। कैसा होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल इंक्लूड ए माइनर कौन होता है, जिसकी आयु 18 साल से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, माइनर। आर ए पर्सन, मतलब आर ए पर्सन अनसाउंड माइंड, है ना, पगला है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, पागल है, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता, वो साउंड माइंड का नहीं है। अनसाउंड माइंड उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके बारे में वो अंदाजा नहीं लगा सकता या नहीं समझ सकता, उस पर्सन को हम अनसाउंड माइंड पर्सन कहते हैं। फिर लिखा है हाउएवर डेइटीज, देवता आर एसेसेबल एज ए जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ये अभी जुडिशियल पर्सन में आएगा, नीचे पता नहीं यहाँ क्यों लिख दिया है। फिर लिखा है ट्रस्टी ऑफ अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट शैल बी एसेसी इन अ इंडिविजुअल, जो ट्रस्टी होता है उसे भी इंडिविजुअल में ही माना जाता है। ट्रस्टी मतलब कोई ट्रस्ट बना तो जो उसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रस्टी कहा जाता है। फिर लिखा है, तो आप समझ गए कैसा होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब हम आप सभी क्या है, नेचुरल पर्सन। अब हम चाहे बच्चे हों, चाहे पगले हों, है ना, चाहे इडियट हों, पैदाइशी बेवकूफ, है कि नहीं है, चाहे लुनेटिक पर्सन, ठीक, किसी भी तरह के हों, ये जो है इंडिविजुअल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बच्चों 1956 में हिंदू लॉ आया, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ये तय किया गया कि एक जो खानदानी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको एक अलग पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जैसे कंपनी है, अन्य चीजें हैं, वैसे ही खानदानी बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, उनका पुश्त दर पुश्त चलता रहता है।
तो ये दो तरह का होता है, एक मिताक्षरा होता है और एक दाय भाग होता है। दाय भाग जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उधर पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में, कुछ एरिया में, वो भी पूरे राज्य में नहीं, कुछ एरिया में जो है लागू होता है, और बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा संप्रदाय लागू होता है, जिसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें सदस्यों की संख्या जन्म से बढ़ती है और मृत्यु से घटती है, और जितने भी महिलाएं होती हैं वो केवल भरण पोषण के लिए सदस्य मानी जाती है ना, वो पार्टीशन करने के लिए सदस्य नहीं मानी जाती है। ये भी उस देश में है ना, वो भी क्या है, किस देश में, उस देश में जिस देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, और वो इतनी खतरनाक देवी हैं कि अगर उनके पति का प्राण भी यमराज लेके जाए तो वो यमराज से छीन लाती हैं, और छीन के लाके कहती हैं कि तुम्हें प्राण ले जाने का कोई अधिकार नहीं है, हम ही इनको जिंदा रखे और हमेशा मारते रहेंगे, है कि नहीं, तुम कहाँ ले जा रहे हो, ठीक है, प्राण पीते रहेंगे। तो ये जो है इसकी चर्चा आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है और इसके सारे नियम क्या होते हैं, है ना, जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बताया। लिखा है टेक्स्ट पॉइंट एंड टेक्स्ट पॉइंट है उसे ओनली दोज अनडिवाइडेड फैमिली आर कवर्ड हियर, कह रहा है यहाँ पर केवल उन्हीं अनडिवाइडेड फैमिली को कवर किया जाता है whom हिंदू लॉ अप्लाई, जहां पर क्या अप्लाई हो, हिंदू लॉ। अब यहाँ पर हिंदू लॉ के अंतर्गत जैन सिख फैमिली सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बौद्ध भी इसमें सम्मिलित होते हैं, बौद्ध का भी कोई पर्सनल लॉ नहीं है, केवल पर्सनल लॉ किसका है, क्रिश्चियन और मुस्लिम का पर्सनल लॉ है। फिर आगे लिखा है वंस अ फैमिली इज असेस्ड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंटिन्यू टू बी असेस्ड, यानी अगर एक बार किसी परिवार को एचयूएफ के रूप में टैक्सेबल करा दिया गया तो हमेशा वो किस रूप में होगा, एचयूएफ के रूप में ही टैक्सेबल होता है। ये लिखा है एचयूएफ नॉट अ क्रिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इस मेंबरशिप अराइज फ्रॉम स्टेटस। इसके बाद नंबर आता है बच्चों किसका, कंपनी, आप जानते हैं, नाम सुना है आपने कंपनी, कंपनी का मतलब है, कंपनी मींस इंडियन कंपनी, ठीक है, एक भारतीय कंपनी, अभी बताऊंगा भारतीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है, ये बहुत बात है क्लास में। लिखा है ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी कि फॉरेन कंपनी, दो तरह की कंपनी हुई, एक इंडियन कंपनी या जिसको डोमेस्टिक कंपनी या घरेलू कंपनी कहा जाता है, और दूसरा कौन सा होगा, फॉरेन कंपनी। देखो डोमेस्टिक कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो भारत में प्रचलित किसी भी कंपनी लॉ के अंतर्गत, चाहे वो कंपनी लॉ 1913 हो, 1956 हो या 2013 हो, 2025 में कहाँ कंपनी लॉ आया है, तो कोई भी हो, अगर इसके अंतर्गत उस कंपनी का गठन इंडिया में हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका गठन जो है कराने वाला व्यक्ति चाइनीज है, नेपाली है, किस देश का है, इससे कोई मतलब नहीं, उसका गठन किसके अंतर्गत होना चाहिए, भारत में प्रचलित कंपनी लॉ के अंतर्गत। उसी तरह से विदेशी कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर किसी अन्य देश में उस देश के कंपनी लॉ के अंतर्गत हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी कहते हैं। फिर लिखा है एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी which is or was assessed as a company for any assessment year before 1 अप्रैल 1970 से पहले की बात है, अभी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, शायद तुम लोग पैदा हो गए थे नहीं, ठीक, तो 1970 से पहले किसी भी संस्था को, किसी भी बॉडी को, किसी भी दुकानदार को, है ना, अगर कंपनी के रूप में मान लिया गया और अभी भी वो काम कर रहा है तो उसे भी कंपनी ही माना जाएगा, बशर्ते ये माना कब गया हो, 1 अप्रैल 1970 से पहले, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझाया कि इंडियन कंपनी किसे कहते हैं, इंडियन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 लिखा है एन इंडियन कंपनी मींस कंपनी फॉर्मेट रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, यानी कि कंपनी का गठन कब हुआ हो, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, 2013 के अंतर्गत होगा तो नहीं मान्य होगा, तभी मान्य होगा। अब मान लो पुरानी कंपनी बाबा आदम के जमाने की, जैसे टाटा बिरला वाली कंपनी सब क्या है, टाटा की स्थापना 1907 में हुई थी, तो वो भी जो है कंपनी ही माना जाएगा और इनकम टैक्स में भी माना जाएगा। फिर लिखा है एक कंपनी, तो कहा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन किसके अंतर्गत हुआ, कंपनी एक्ट के अंतर्गत, बस कंपनी एक्ट ध्यान रखिए,
ठीक है, ईयर कोई भी हो सकता है। अथवा कह रहा है इसके अलावा इंक्लूड, और किसको माना जाएगा, तो यहां समझाया मीन्स, तो ये देखो ये एक्सक्लूसिव मीनिंग है और यहां से क्या हो गया, इंक्लूसिव मीनिंग हो गया। इसका मतलब एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों होता है। अब लिखा ए कंपनी फॉर्मेट आर रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ रिलेटिंग कंपनी, अच्छा ये समझ गया, फार्मली इन फोर्स एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इन यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन सी इंफ्रा। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये किताब में सुधारा नहीं गया है। अब तो 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में भी भारत के सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है, धारा 370 हट गया तो इंडिया के सारे रूल वहां पे अप्लीकेबल हैं। तो अब ये जम्मू कश्मीर का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है किसी भी कार्य कंपनी के रूप में भारत के किसी कोने में अगर उसका गठन हुआ है तो वो भी कंपनी माना जाएगा। लिखा है कंपनी फॉर्मेट ए रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग फोर्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो कह रहा है स्टेट के लॉ के अंतर्गत अगर जम्मू कश्मीर में, तो अब इस क्लास का कोई मतलब नहीं। लिखा है कंपनी फॉर्मेट ए रजिस्टर्ड अंडर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग ऑफ फोर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव। ठीक है, ये सब पहले धीरे धीरे अलग क्या थे, अलग स्टेटस लिए हुए थे। अभी भी कुछ का अलग स्टेटस है जहां पर आप जाकर के जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। तो उन जगहों पे भी अगर आपने कंपनी के रूप में गठन किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो भी जो है कंपनी ही माना जाएगा। लिखा है आगे बढ़ते, बहुत नीचे आ जाएगा तो बढ़ जाएगा, फिर जो हम लिखेंगे कैसे। फिर इसके बाद है ए कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। कह रहा है किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। का बुक लगेगा, ठीक, आओ आगे बढ़ते। फिर लिखा है एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा ये CBDT टू बी अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। कह रहा है कि CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसे कंपनी के रूप में मान लिया गया। अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी। फिर लिखा है एन अदर कंपनी व्हिच इज रिस्पेक्ट इन द इनकम लाइबल अंडर द हेड इज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पेबल आउट ऑफ सच इनकम विद इन इंडिया। यानी अगर कह रहा है कोई अन्य कंपनी जो भारत में डिविडेंड बांटने का कार्य करती है तो वो भी जो है भारतीय कंपनी माना जाएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देता हो और चाहे वो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देता हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। फॉरेन कंपनी क्या हुआ, बढ़िया सर ब्रेक दे दीजिए। कितना पढ़ लिए कि ब्रेक मारने लगे। पढ़ा मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, एनर्जी मेरी खर्च हो रही है। सर 40 मिनट, तो 40 मिनट ही तो पढ़े ना, क्यों वो बंद हो गया है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही पहले से ही और ही नहीं किए बताए नहीं तुम लोग क्या आप पढ़ा रहे थे कैसे बोलते हैं गाना काम कर रहे ये भी ऑफ है, नहीं लग रहा बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा सहज। आइए देखते हैं फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। कह रहा है कि विदेशी कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो घरेलू कंपनी नहीं है। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो क्या है, विदेशी कंपनी। अब आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप कहेंगे जो हम स्त्री हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं हम कौन हैं, नहीं आप पूछे हमसे कौन है, हम स्त्री नहीं है, ठीक है, यानी जो पुरुष नहीं है वो क्या है, स्त्री है, और जो स्त्री नहीं है वो क्या है, पुरुष है। तो ये परिभाषा यही है कि फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं हुआ। आगे लिखा है कंपनी विच, हंसाने का काम मेरा लेकिन हंसने का काम आपका नहीं है। लिखा है कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 18। आपसे इनसे क्यों पूछ दे, ठीक है,
कि फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वहाँ आपकी बुद्धि नहीं काम करना है, जो लिखा है वही सही है, आपकी बुद्धि से नहीं जवाब देना है। ये लॉ है बेटा, जो कहा गया वही सही है। कह दिया गया कि ये पेन नहीं रॉकेट है, तो आपको मानना है कि ये पेन नहीं है रॉकेट है। इसी को बैठा के भेज दूंगा अभी घर। आओ देखते हैं, लिखा है कंपनी विच पब्लिक सब्सटेंस, यानी कि जो किसके इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। लिखा है फॉलोइंग कंपनी सेड टू बी कंपनी इन विच अ पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट। लिखा है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी कैसी कंपनी मानी जाती है, ठीक है। सरकारी कंपनी किस कंपनी को कहते हैं, जिसमें 51% शेयर किसके पास हो, सरकार के पास हो। 51% शेयर, मोर देन 50% शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। आगे लिखा है कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट जो है 2013 में सेक्शन 8 के अंतर्गत जिन कंपनियों का गठन हुआ है, सेक्शन 8 के अंतर्गत किन कंपनियों का गठन हुआ है, कंपनी लॉ पढ़ के आए हो बताओ, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। एक क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, हमको भी नहीं आ रहा है। फिर है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन विच शेयर हेल्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी विच आर प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। ये सब जो है पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनियां मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि इनका काम जो है लाभ कमाना नहीं होता। ये जो सेक्शन 8 के अंतर्गत कंपनियों का गठन किया जाता है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है, समाज की सेवा करना होता है, देश के अंदर लोगों का वेलफेयर करना होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना होता है। तो ये सारी कंपनियां मानी जाती हैं। इसके बाद बच्चों नंबर आता है, कितना पढ़ लिया हम लोगों ने, इंडिविजुअल पढ़ लिया, एचयूएफ पढ़ लिया, कंपनी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, फर्म। फर्म किसे कहते हैं, लिखा है एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है सेक्शन 4 में कि 2 or more person agreed carried business sharing profit such business which are carried anyone or all। ऐसे ही कुछ डिफिनेशन दिया गया है ना। लिखा है रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु इज द एग्रीड शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन, यानी कि ऐसा बिजनेस जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा क्या किया जाए, संचालित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है पार्टनरशिप में फर्म कहा जाता है। आगे है ए पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी, ए पार्ट ऑफ द पार्टनर्स। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, यानी कि फर्म के पार्टनर्स अलग हैं और जो है फर्म अलग है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है कि जिसका नाम है एबीसी फर्म है ना, एबीसी फर्म, तो ये अलग है, टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एबीसी फर्म अलग होगा। और फिर जो है जो इसके पार्टनर हैं ए, बी और सी, ये अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में टैक्सेबल इनका किया जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि जो फर्म के प्रॉफिट में से इनको शेयर मिलता है वो चूंकि ऑलरेडी एक बार टैक्सेबल हो चुका होता है, तो इनके हाथ में क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक है, इनके हाथ में क्या होगा, टैक्स फ्री होगा उस कंडीशन में जितना ये प्रॉफिट फर्म से प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे लिखा है ए इनकम टैक्स इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी ट्रीटेड एज अ विद फर्म, यानी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसे भी फर्म के रूप में ही माना जाएगा। देखिए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है बेटा, हमारा हिस्सा टूट जाएगा, समझ रही हो ना, खुशी एंड खुशी दोनों बातचीत बिल्कुल मत करो। हाँ क्या लगवा दें, हाँ ये 1% लिमिटेड लायबिलिटी फर्म क्या होता है, जिसमें जो है कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या नाम है बेटा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन। देखो आपने पर्सन की मीनिंग पढ़ा, पर्सन की मीनिंग में क्या पढ़ा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, दैट इज पर्सन। ठीक है, अब इस पर्सन के अंदर आपने पढ़ा इंडिविजुअल,
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि इन सातों में से कोई भी दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस वगैरह क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रामजस राय एंड सन्स, वो HUF है। रामजस राय एंड सन्स क्या है? HUF फर्म है। HUF कैसे पहचाना, वैसे ही नाम होता है, उसमें लिखा रहता है एंड सन्स, उसमें नहीं लिखा रहता है एंड गर्ल्स, है ना। मतलब ये है कि वो खानदानी ये दुकान है, चलता रहेगा। उस परिवार में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, मेंबर बनते चले जाएंगे। और लड़कियां जो है गाना गाते पिपीरी बजेगा, डोली बैठेंगी, चल देंगे, ठीक। तो ये बता, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि कोई HUF या इंडिविजुअल या फर्म इंडिविजुअल, कंपनी फर्म इंडिविजुअल मिल करके अगर किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल इंडिविजुअल ही हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए संजना द्विवेदी एंड संजना रंजना सिंह, ये दोनों लोग मिल करके अगर कुछ करते हैं तो क्या माना जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो परिभाषा दी गई है वो थोड़ा सा इससे क्या है, डिफरेंस है। आइए देखते हैं, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP का फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना। झुंड बनाए हैं सब, क्या बनाए हैं, झुंड, समूह। किसका लिखा है कि वेदर इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म ETC, है ना, एटसेट्रा, जो अन्य लोग हैं। हु ज्वाइन टुगेदर, एक साथ चिपक गए, मतलब इकट्ठा हो गए, ठीक है। वो हु ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन, यानी सभी का लक्ष्य एक ही है, कॉमन पर्पज, सामान्य उद्देश्य के लिए अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कह रहा है एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी टर्म एज AOP, यानी कि कह रहा है कि जो प्रत्येक कॉम्बिनेशन होगा वो कैन नॉट बी टर्म ऑफ AOP, it only when they associated themselves in an income proceeding activity, यानी कि अगर कह रहा है कि वो किसी भी कार्य के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो उसे AOP नहीं माना जाएगा, ये तभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा जब वो किसके लिए हो, इनकम प्रोसीडिंग, यानी कि इनकम कमाने के लिए इकट्ठा होते हों। अब मान लीजिए किसी का किडनैप करने के लिए इकट्ठा हो तो क्या होगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा? नहीं, किडनैप करने में भी तो लाभ है ना। वो किडनैप करके और जो है अगर उसके बदले में फिरौती प्राप्त करना चाहते हैं तब तो लाभ है, लेकिन अगर किडनैप किए या खाली दांत तोड़ के छोड़ दिए तो उसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, ठीक है अंकिता, डर के रहो। आगे है, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर वेयर, जबकि कह रहा है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए, जबकि BOI मींस ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जिसमें केवल क्या हो, इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस वेदर आर नॉट टू अर्न इनकम। कह रहा है चाहे वो इनकम कमाने के लिए होते हो और चाहे इनकम कमाना उनका उद्देश्य ना हो, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे दुर्गा पंडाल लगाने के लिए सौम्या, अंकित, अंकिता, है ना, अब की ठीक, सब इकट्ठा हो जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना थोड़ी ना, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत जो बाद में चावल वावल बच जाए और वो बांट ले, वो अलग बात है। हाँ ठीक है, अभी 10 मिनट, बस 10 मिनट खत्म। तो ठीक है सर, कमरा नंबर 7 देखो, एक टॉपिक कंप्लीट करने दो, हल्ला नहीं, चुपचाप रहो, अभी जाना। लिखा है इन केस ऑफ बॉडी, अब दोनों में अंतर दिया है। कह रहा है इन केस ऑफ BOI ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स, यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन हो सकता है, केवल इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति मेंबर नहीं होगा। क्या लिखा है, ओनली इंडिविजुअल। कह रहा है कि इन केस ऑफ AOP, जबकि AOP में कोई भी पर्सन इसका मेंबर हो सकता है। ये दोनों अंतर समझ में आया। फिर लिखा है इन केस ऑफ AOP एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वॉलंटरी गेट टुगेदर विद अ कॉमन विल, common intention or a purpose
whereas in case of DOE such common will be may or not to be present। कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है ना, समान रूप से होना जरूरी है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है ना। किसी का लाभ कमाना उद्देश्य हो सकता है, अरे दुर्गा पंडलवा लगता है तो कुछ इसलिए उसमें चंदवा इकट्ठा करते हैं कि पौवा मार के डीजे बजाएंगे और खूब नाचेंगे, किसी का ये पर्पस होता है। और किसी का पर्पस क्या होता है, वास्तव में पूजा पाठ पर्पस होता है। एक साथ कार्य करने वाले लोग जो है सभी लोग कॉमन पर्पस से कार्य करें ये कोई जरूरी नहीं है। ये किसमें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिलहाल आप समझ गए होंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ठीक है बच्चों। फिर है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है गांव के प्रधान से लेकर के पार्षद यानी म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड, ये जो छावनी जिसको आप लोग कहते हो। तो एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 सेंट्रल क्लॉज द लोकल अथॉरिटी मींस म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। याद रखना क्या क्या है, म्युनिसिपल कमेटी, फिर क्या है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड and other authority legally intended are entrusted by the government within a control management of municipal or local funds। यानी कि इनके अलावा कोई अन्य भी जो है जिसको लोकल फंड को अरेंज करने के लिए सरकार नियुक्त करती है तो वो भी जो है लोकल अथॉरिटी माना जाता है। ठीक है, अपने पास 3 तरह की सरकार होती है कि नहीं होती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर लोकल अथॉरिटी, प्रधान जी है कि नहीं है, और मेयर। म्युनिसिपैलिटी में क्या होते हैं, मेयर और चेयरमैन होते हैं। महापालिका में मेयर होते हैं, नगर पालिका में वो होते हैं, कौन होते हैं, वो समझ गया ना। इसके बाद है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। किसे आर्टिफिशियल, बस इतना पढ़ना है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी कि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। इसमें कौन है भाई, Which are not a natural person, यानी जो नेचुरल पर्सन नहीं है, has separate entity in eye of law, जो कानून की निगाह में एक अलग अस्तित्व रखता है। कौन नहीं है बताओ, जो नेचुरल पर्सन नहीं है और जो कानून की निगाह में अलग अस्तित्व रखता है। तीसरा, may not be directly sued in a court of law but they can be sued through person managing them, या जो सीधे जाकर के मुकदमा दायर नहीं कर सकता कोर्ट में, लेकिन जो उसको मैनेज करता है वो व्यक्ति जाकर के उसके तरफ क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो राम उसमें स्वयं पार्टी थे, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे थे, है ना। वो बोलता था राम हाजिर हो, है ना। तो भगवान राम जो है, जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के हैं, तो वैसे भी माइनर हो गए भारतीय संविधान के हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात वो क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, यानी कानून की दृष्टि में। तो इस तरह से जितने भी देवस्थान हैं, है ना, जो सेपरेट अलग एंटिटी रखते हैं, बोलते हैं ना कि ये गोरखनाथ मंदिर है, ये संपत्ति किसकी है, गोरखनाथ मंदिर की। कोई बोलता है योगी बाबा की, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। अच्छा, इस कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, इस कॉलेज का अस्तित्व अलग है कि नहीं है। नवल पीजी कॉलेज हैज अ सेपरेट एंटिटी, है ना, इसका अस्तित्व अलग है, और जो इसके चेयरपर्सन है उनका अस्तित्व अलग है। अब चूंकि ये इसका हाथ पैर तो है नहीं, तो अपना काम करने के लिए किसको रखे हैं, मैनेजर और प्रिंसिपल। आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, टू द प्रिंसिपल ऑफ किसके, नवल्स पीजी कॉलेज। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से जितने भी देवता हैं, ये लिखा दैट इज डेटीज, ठीक है सर। अब पेन बोल रहा है बस। जितने भी क्या हैं देवता, आइडल्स, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल एटसेट्रा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मंदिर, ये सब क्या माने जाते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है नोट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सच पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर अ सेपरेट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कह रहा है कि ये अलग बात है कि इनकम टैक्स में जो है इन पर्सन को जो है, जो इनकी इनकम होती है उसे एग्जेम्प्ट किया गया है अलग नियम के तहत। कह रहा है इफ सर्टेन कंडीशन मेंशन देयर आर सेटिस्फाइड, अगर वो कुछ निश्चित कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होते हैं इनकी इनकम को जो है इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स फ्री किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा पूरा कि पर्सन की मीनिंग पढ़ा,
और एसएससी की मीनिंग पढ़ा। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इनकम की मीनिंग। ठीक है, आगे की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? इनकम की मीनिंग। आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक खेलने के लिए। चलिए।